हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इनको मैं सॉल्व करना बताऊंगा। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन मैं इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमको क्या करना है, ये नंबर है, इसको 137 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम 36,920 को 137 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 137 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए जो भी उसमें जोड़ना पड़ेगा शेषफल में, वही इसका आंसर हो जाएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 137 से हम डिवाइड करेंगे इसको 36,920 को, ठीक है। तो इससे डिवाइड करते हैं 137 से। तो 137 से पहले 2 आएगा, ठीक है, 274 आ जाएगा। कितना बचा, 95 बचेगा। 2, ये 2 फिर वो नीचे ले आएंगे, 2 आ गया। कितना जाएगा, अब 6 जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 822 आ जाएगा। कितना बचेगा, 1300, ठीक है। अब कितना जाएगा, 9 जाएगा। तो 1233 आ जाएगा, 1233। कितना बचेगा, अब इसमें बचेगा 67। तो 67 बचा। अब 67 को 137 से पूरा डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 67 को कम से कम 137 बनाना पड़ेगा। तो 67 को 137 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 137 में से जो हमारा रिमाइंडर या शेष बचा है उसको माइनस करेंगे। क्या आएगा बताइए, 0 और 7। तो अगर जो हमारा शेष बचा है 67, उसमें 70 और ऐड कर दें तो ये 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो बताइए इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसको पूर्णतः 137 से विभक्त करने के लिए या विभाजित करने के लिए 70 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्याएं A:B और C। A अनुपात B अनुपात C कितना है, 2:3 और 4, ठीक है। 2:3:4 के अनुपात में हो गई। तो हम ऐसी जब अनुपात में संख्याएं दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, कोई एक कॉमन नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कॉमन नंबर x है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, जो a का अनुपात है 2, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4x। तो ए बी सी आ गए, ठीक है। 2x 3x 4x। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है। तो इन संख्याओं के अब वर्गों का योग हमको निकालना है। तो इनके वर्ग कर देंगे। ए का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। बी का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का वर्ग 9x² हो जाएगा। और सी का वर्ग क्या हो जाएगा, 16x²। और इनका योग करके कितना के इक्वल रख देंगे, 116 के बराबर रख देंगे। करते हैं। तो ए बराबर क्या था, 2x²। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का लिख लेते हैं हम, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दिया है, 116 के इक्वल दिया है, क्योंकि संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 116। तो संख्याएं हमने मान ली थी 2x 3x और 4x हैं। अब कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर 4x² हो गया, 3x का स्क्वायर 9x² हो गया, प्लस 16x² हो गया। कितना हो गया, 116 हो गया, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 29x² बराबर 116।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 29, उधर जाके डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 116/29, कितना आ जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया। तो एक्स बराबर कितना ना आएगा बताइए, दोनों तरफ हम वर्ग ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या हो गया एक्स, और 4 का वर्ग क्या हो गया 2, तो एक्स बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो अब संख्याएं क्या थी 2x 3x और 4x थी। संख्याएं क्या थी 2x 3x और 4x थी। अब x की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 2 × 2, ठीक है, 3 × 2 और 4 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 3 × 2 6 हो गया, ठीक है, और 4 × 2 8 हो गया। तो संख्याएं क्या हो गई 4 6 और 8 हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा 4 6 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। Q2 आकृति में, ये कोई आकृति है, ठीक है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेखा एक्स वाई है और ये एम एन है, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई का मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और ए अनुपात बी कितना है 2:3 है। तो सी ज्ञात कीजिए। तब हमको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है सी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये हमको पता है ए प्लस बी कितना है 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी कितना होगा बताइए 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए 90 इंटू बी का अनुपात कितना है 3 ए प्लस बी, इस ये वाला ए अनुपात बी जो है इन दोनों को 2 + 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + 3 मैं लिख देता हूँ। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 90 × 3/5, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 90 × 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी बराबर 54 आ जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54 डिग्री। अब ये वाला 54 आ गया, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 54 होगा, ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। जब ये कोई लाइन है, जब ये ऐसे किसी लाइन को काटती है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला 54 है, तो ये वाला भी 54 होगा। अब हमको सी निकालना है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा ये वाला ये सरल रेखा पर बना कोण कितना है 180 डिग्री है, और 180 में से ये हम 54 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री और -54, तो ये सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 54 = 126 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कोई आकृति है, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू इसका ये जो लाइन है इसका मतलब पैरेलल होता है या समांतर होता है। पी क्यू समांतर एस टी, ये पी क्यू लाइन और एस टी लाइन जो है समांतर हैं। कोण पी क्यू आर, ये वाला जो कोण है 110 डिग्री है, और कोण आर एस टी 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस का मान बताइए। तो क्यू आर एस कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इस कोण का हमको मान बताना है क्यू आर एस, ये वाला कोण बताना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हम ये लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से करते हैं, फिर से बताते हैं। पी क्यू के पैरेलल लाइन हमने ये खींच ली जो इस आर बिंदु से टच होकर जाती है। अब ये एंगल 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 180 माइनस कितना हो जाएगा 180 - 110, 180 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 70 बचेगा। और ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस ये वाला 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 और -130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बताइए 50 डिग्री।
ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। तो ये बताइए हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 70 माइनस 50 माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 70 और प्लस 50, तो 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोड QRS 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। दो टंकियों की धारता क्रमशः 120 लीटर 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को पूरी संख्या में नाप देगा। तो हमको बड़े से बड़े डिब्बा का माप बताना है जो दोनों डिब्बों की धारता को पूरी तरीके से नाप देगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब बड़े से बड़े निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका महत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं, HCF। ठीक है, महत्तम समापरिवर्तक किसका, 120 का और 56 का। तो कैसे निकालेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होगा वो इनका HCF हो जाएगा। तो 120 के फैक्टर क्या होंगे, 120 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। ठीक है, अब 56 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7। ठीक है, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, 120 में और 56 में, ये 32 कॉमन है, ये 32 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो जो महत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, या महत्तम समापरिवर्तक आप लोग जैसे भी निकालते होंगे वैसे निकाल लेना। तो क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापरिवर्तक 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 क्या है, क्योंकि ये लीटर में आंसर है तो 8 लीटर हो गया। ठीक है, अब 8 लीटर को हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे आंसर घन सेंटीमीटर में दिए हैं। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो 8 इंटू 1000, तो ये किस में आंसर आ जाएगा, ये लीटर में है। अब ये किस में आ गया, घन सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 8000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ट्वेल्व किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक कितना समय लेता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, एक का समय। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगाने में एक कितना समय लेता है, तो जो समय निकलेगा उसको, डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, उसकी चाल से विभाजित कर लेंगे। तो ये क्या आया, इतने घंटे में पूरा करता है एक चक्कर। ठीक है, B कितने समय में करता है बताइए। तो 12, चाल बराबर क्या होता है, वो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, और चाल कितनी है B की, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12/7 घंटा, मतलब एक चक्कर लगाने में ये कितना समय लेता है। ठीक है, इतना घंटा। B कितना लेता है, इतना घंटा। और C कितना लेता है, 12/13 घंटा। अब ये कितने समय बाद दोबारा फिर एक साथ मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद ये दोबारा एक साथ फिर एक बिंदु पर मिलेंगे, तो ये हमको निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम LCM निकालते हैं। तो LCM किसका निकालेंगे, LCM ABC का। तो 12/3 है, 12/7 है, 12/13 है। तो इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे, भिन्न का या फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालते हैं हम। तो हमको LCM निकालना है किसका, या लघुत्तम समापरिवर्तक, इसको हिंदी में लघुत्तम समापरिवर्तक कहते हैं। 12/3 का और 12/7 और 12/13
13 का। तो क्या करते हैं, जब इसका हमको कोई फ्रैक्शन या भिन्न दी होती है तो उसका एलसीएम निकालना होता है। तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाले नंबर हैं, ऊपर वाले नंबर क्या हैं, इनका एलसीएम लेंगे और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ लेंगे। यानी कि ऊपर वाले जो नंबर हैं उनका लघुत्तम समापरिवर्तक और नीचे वाले नंबरों का महत्तम समापरिवर्तक हम लेंगे। तो बताइए, ऊपर वाला नंबर सब सेम है, 12 12 12 12 है, तो इनका एलसीएम ऊपर वालों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे वालों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन इनका फैक्टर नहीं है, 3 7 13 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इनका, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 क्या आ गया, समय आ गया, क्योंकि ये सब समय था, ये हमने ए बी सी का जो निकाला था ये सब समय था। तो 12 क्या आ गया, 12 घंटे आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि x का x% 36 हो तो x बराबर होगा, x का x% 36 है तो x का x% क्या होगा, कोई नंबर x है और इसका x% कैसे निकालेंगे, फिर से देखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि फिर अगर वैसे लिखूँगा तो मैं क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह भी सेम हो जाएगा। तो x का x% ऐसे निकालेंगे, x का x%, x गुणा x अपॉन 100, और ये किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। ठीक है, 36 के नीचे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 हो गया। तो हमको x निकालना है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा x निकल आएगा। 3600 का वर्गमूल क्या होगा, 60 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको यही निकालना था, इसका आंसर ये 60 हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व करते हैं। 2352 इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर y या 3 की घात y, पावर को घात भी कहते हैं, 2 की घात x, 3 की घात y इंटू 7 की घात z, तब x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो ये क्या है, ये 2352 के फैक्टर हैं, 237 जो है इसके फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, x बाई z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2352 के हम फैक्टर करेंगे। तो 2352 के फैक्टर कैसे करेंगे, इधर कर लेते हैं हम, 2352 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 6 जा, ठीक है, 11 76, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, 2 9 जा 18। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 47। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब 49 आया, 49 फर्दर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो क्या आएगा, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, अब 7 फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, फैक्टर ये आ गया, 2 की पावर घात कितनी आएगी, 1 2 3 4, तो फैक्टर आ गया ये 2352 के 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 7 कितनी बार आया, 2 बार, तो 7 की घात 2। ठीक है, तो यही है। अब इसको हम इससे तुलना करेंगे, यहाँ 2 की घात कितनी है, x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 7 की घात z है और यहाँ 7 की घात 2 आया, तो z बराबर क्या आया, 2 आ गया।
तो x बराबर 4 आया, y बराबर 1 आया और z बराबर 2 आया। क्या आया? x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर 2। x बराबर हमारा आ गया 4, y बराबर आ गया 1, ठीक है, और z बराबर आ गया 2। और हमको निकालना क्या है? x प्लस वाई और प्लस z, ये हमको निकालना है। तो सबको ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1 और प्लस 2, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। अब 100 के समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। 100 किससे डिवाइड होगा? ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, तो 1 इंटू 100 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। 6 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड होगा, ये 100 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, कितना होगा? 4 इंटू 25, ठीक है। और 100 किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 20, ठीक है। 100 फिर किससे डिवाइड होगा? 5 के बाद 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा? बताइए। 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी पूरा नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, फिर 10 से हो रहा, तो 10 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद 100 12 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 13, 14, 15, 16, 17 से भी नहीं होगा, 20 से होगा, 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 इंटू 5, ठीक है। जैसे 5 इंटू 20, तो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 100। फिर देखेंगे और किससे डिवाइड हो रहा है? 100। उसके बाद 50 से ही डिवाइड होगा, 50 इंटू 2 हो जाएगा। और 100 किससे डिवाइड होगा? उसके बाद 100 इंटू 1, 100 से डिवाइड होगा। तो समभाजक कौन कौन से हो गए? जो समभाजक हैं, तो 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया और 100 हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 समभाजकों की संख्या कितनी हो गई? एक नंबर 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 10 हो गया, एक 20 हो गया, एक 50 हो गया और 100 हो गया। तो कितने समभाजक हो गए? 6 हो गए। तो समभाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इस तरीके से हम समभाजक या विषम भाजक या टोटल भाजकों की संख्या ऐसे हम निकाल सकते हैं, उसके फैक्टर करके, जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 1 सबका भाजक होगा और वो नंबर खुद का भी भाजक होगा, तो 1 भी इंक्लूड करेंगे। अगर टोटल हमें भाजकों की संख्या निकालनी है तो उसमें 1 भी इंक्लूड करेंगे और वो नंबर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर टोटल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 100 और 1 दोनों भी ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पंद्रह सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? ये 3 सेंटीमीटर है, इसको सही कर लेना, ये एम काट देना। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? बताइए। तो एक घन की भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, और हमको 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं, ठीक है। जैसे ये कोई घन है, ठीक है। घन का ये ऊपर का मैंने सरफेस बना दी है, तो इसकी 15 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या काटना है? 3 सेंटीमीटर की भुजा के घन काटने। तो एक 3 सेंटीमीटर का एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो 3 पंजे 15, कितने घन कटेंगे? 5 घन कटेंगे एक लाइन में, ठीक है। तो हमें घनों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? जो बड़ा घन है उसकी भुजा से छोटे घन की भुजा को भाग कर देते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं। तो 3 पंजे 15, क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा। तो कितने घन हो गए? 125, 5 25 पंजे 125। तो इस तरीके से हम घनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 125 घन काटे जा सकते हैं, इसका आंसर 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग
एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसके अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कितना दिया है, 2160। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 2160 अपॉन 180 डिग्री। जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा, 216 को 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18। ठीक है, कितना बचा, 3/18, 19, 20, 21, 3 बचा, 36 हो गए। तो 18 दूनी 36, कितने आ गए, n-2 बराबर 12 आ गया। सॉरी, फिर से लिखते हैं, n-2 कितना आ गया, बराबर 12 आ गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 + 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो कितना आंसर होगा इसका, 14 आंसर हो जाएगा। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब उसके बाद जो है संख्याएं निगेटिव होने लगती हैं। निगेटिव संख्याएं जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इस तरीके से संख्याएं होती हैं ये। ठीक है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब वो कह रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि उसके बाद, उस अभाज्य पूर्णांक के बाद संख्याएं जो हैं वो ऋणोत्तर हो जाती हैं या निगेटिव होने लगती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है और 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 और 0 अभाज्य संख्याएं नहीं मानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिसके बाद हमारी संख्याएं ऋणोत्तर या निगेटिव होने लगती हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो। सिर्फ एक ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। इसका मतलब क्या होता है, जो ये समांतर लाइन होता है या ए बी समांतर सी डी है, तब y - x का मान बताना है। हमको क्या करना है, ये y और -x का मान बताना है। ये बताइए, जब ये 110 है, ठीक है, तो ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए। तो 180 - 110 कितना हो जाएगा, 180 - 110 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 हो गया। जब ये 70 है, सॉरी 70 ठीक से लिखते हैं, ये 70 हो गया। ठीक है, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और एक ही लाइन दोनों लाइनों को काट रही है, तो दोनों कोण समान हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर भी 70 हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल 120 है, कितना है, 120 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 - 120, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 - 120 कितना हो जाएगा बताइए, 180 - 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होंगे। तो x बराबर भी 60 हो गया आपका। तो हमको क्या निकालना है, x बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। हमको निकालना क्या, y - x। तो y - x कितना हो जाएगा बताइए, 70 - 60
कितना हो जाएगा, बाई माइनस एक्स बराबर 70 माइनस 60, सॉरी ये 70 है, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में हमको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, जो जनसंख्या में चेंज होता है तो कितना चेंज हुआ या कितना जनसंख्या में परिवर्तन हुआ या कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि निकाल लेते हैं। कितनी वृद्धि हुई, 65,000 में से क्या करेंगे 60,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं इसके माइनस 60,000, कितना आएगा 5,000 आ गया, ठीक है। तो अब परसेंट में इसको निकालना है, परसेंटेज आंसर कितना होगा। तो जो वृद्धि हुई है उसको, जो हम पहले जनसंख्या थी, ये याद रखना है, जो पहले की जनसंख्या थी उसी से हमको भाग करना है, बाद वाली जनसंख्या से भाग नहीं करना है प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। जो पहले की जनसंख्या होती है उसी से भाग करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, जो जो आपकी वृद्धि हुई है कितनी हुई है 50,000 हुई है, इंटू 100 से गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन किससे भाग करेंगे 60,000 से, 60,000 से भाग कर दिया हमने, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 50/60, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 25/3, कितना आया 25/3 आ गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 25/3, सॉरी 25/3, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, क्या बचा 1 बचा और 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी परसेंटेज वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, सम चतुर्भुज की भुजा बताइए। तो सम का मतलब सभी भुजाएं समान हैं, और ये चतुर्भुज है जिसके विकर्ण अलग अलग हैं, तो ये कोई समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं की संख्या समान है। इसके ये दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये ABCD। तो सम विकर्णों की, जो सम चतुर्भुज होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके विकर्ण जो हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरे लेंथ 12 है, तो कितना कितना हो जाएगा, एक विकर्ण की लंबाई 16 है और विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब ये इस पॉइंट पे विभाजित कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे विभाजित कर रहे हैं, तो OD बराबर OB होगा और दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो 16 का आधा कितना होगा 8 होगा, तो 8 इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा। ऐसे ही OA बराबर OC होगा, तो एक OA कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब इसको फिर से बना लेते हैं, फिर से मैं बना लेता हूँ। ये है समचतुर्भुज आपका, ये 16 है, ठीक, और ये आपका, तो ये कितना था, ये 8 था, ये O है, तो इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है। तो OA बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। अब जो हमारा एक ये ट्रायंगल बनना है AO और C में, ठीक है, हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AOC में। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन कर्ण हो जाएगी त्रिभुज का, क्या हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब मान लेते हैं और ये आधार मान लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज AOC में, ठीक है, त्रिभुज AOC में, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर,
ओ ए स्क्वायर कितना दिया है, ओ ए कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ठीक है 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, ए सी स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो ए सी हमको निकालना है, ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए 10 हो जाएगा। तो ए सी क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी बताइए, समचतुर्भुज की भुजा जो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हो तो दोनों विकर्णों की लंबाई क्या करते हैं हम आधी कर लेते हैं, 8 कर लेंगे और दूसरे की 6 कर लेंगे, और दोनों के वर्ग स्क्वायर के मतलब वर्गमूल का दोनों का स्क्वायर करके योग करके और उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, तो 100 हो जाएगा और ये भुजा हो जाएगी। तो भुजा सिंपल इस तरीके से निकल जाती है। समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, वर्गमूल पहला विकर्ण अपान 2 उसका स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण अपान 2 इंटू उसका स्क्वायर। इस तरीके से हम समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।